है दिखाई दे पाता है, और जो पीछे उसका इतिहास रहा है वो भी सामने आ जाता है। नाम बदल दिया गया व्यापम का, लेकिन अभी भी व्यापम के कारनामे जारी हैं। टीईटी एक जो परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसका भी एक पेपर लीक हो गया, और आश्चर्य की बात यह है और विडंबना यह है कि एक मंत्री के कॉलेज के से ही ये पेपर लीक हुआ। ये बात सामने आ रही है। इस पर बातचीत करने के लिए कि आखिर कैसे व्यापम के जिन को काबू में किया जाए, आखिर क्या हो कि व्यापम में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो फर्जीवाड़ा है, उसे दूर किया जा सके, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं योगेश गुप्ता, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में संजीव वैद्य जी मौजूद हैं, जो प्रवक्ता हैं आप पार्टी के, और हमारे साथ में मौजूद हैं संजय शुक्ला जी, जो एडवोकेट हैं और इस तरह के मामलात में बाकायदा पैरवी करते रहे। संजय जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे जो नए दर्शक हैं उनसे बातचीत हम करना चाहेंगे, उन्हें समझाना चाहेंगे कि आखिर व्यापम क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और किस तरह के घोटाले अभी तक होते रहे हैं, और क्या कवायद की गई है इससे बचने के लिए। जी, वर्ष 2007 के बाद से ही व्यापम ने अपने धीमे धीमे पैर पसारना शुरू किए थे, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी उस वक्त स्वयं मेडिकल मिनिस्ट्री के में से हुआ करते थे, और तभी से ये शुरुआत हुई। उसके बाद 11, 12 और 13 वर्ष 11, 12, 13 के दौरान भी काफी ऐसे घोटाले हुए। वर्ष 13, 14, 15 में प्रशांत पांडे द्वारा जो एक जानकारी कंप्यूटर से निकाली गई, उसके आधार पर जो दस्तावेज प्राप्त हुए, उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ रिट पिटीशंस फाइल हुई थी, जिसमें एक रिट पिटीशन अगेंस्ट एक्स गवर्नर राम नरेश जी यादव के अगेंस्ट मैंने भी फाइल करी थी, जिसमें उनके खिलाफ यहाँ जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एफआईआर निरस्त की थी, उसके विरुद्ध मैंने सुप्रीम कोर्ट में एसएमपी फाइल करी, और उनको जो प्रोटेक्शन भारतीय संविधान के तहत प्राप्त है उसको भी मैंने चुनौती दी थी, जिसकी याचिका क्रमांक 372/2015 है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 9 जुलाई 2015 में संपूर्ण व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित कर दी गई, जिसमें पहले एसटीएफ यहां पर कर रही थी। सभी जांचों के दौरान जो तथ्य सामने आ रहे हैं, अब चूंकि चार्जशीट भी कई प्रकरणों में आ चुकी है और मैं कई केसेस में एडवोकेट भी हूं, लेकिन इसमें जो जानकारी सामने आ रही है, तथ्य सामने आ रहे हैं, कई निर्दोष लोगों को फंसाया भी जा रहा है सीबीआई के द्वारा, और कुछ ऐसे लोगों को बचाया भी जा रहा है जो इसमें वाकई दोषी हैं। जैसा कि अभी अन्य वो तो मेडिकल का मामला था, और अभी आज मैंने अखबार में देखा कि माननीय परिवहन मंत्री जी के कॉलेज से ही एक घोटाला शुरू हो गया है, जो पेपर था वो लीक हुआ वहां से। तो ये सब होता कैसे, ये सिस्टम कहां से है, इसके लिए राज्य सरकार ही दोषी मानी जाएगी जहां तक है, क्योंकि व्यापम एक संस्था है जो उनके अधीन है। इसमें बैठे अधिकारी या उसमें गवर्निंग बॉडी में जो भी लोग हैं जो कॉन्फिडेंशियल काम करते हैं, वो सब ये सब अंदर की जानकारी बाहर कैसे आती है। जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा जी के एक सिर्फ कथन के आधार पर उनके विरुद्ध याचिका दायर की गई, जो कि वैधानिक रूप से गलत है। उनके द्वारा सिर्फ ये एक आरोप लगाया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में पदस्थ एक अधिकारी के द्वारा ऐसी जानकारी बाहर आई है, सिर्फ उसी के आधार पर SC/ST एक्ट लगाया जाना कहां तक उचित है, ये तो शायद वे खुद ही बता पाएंगे मुख्यमंत्री जी या उनके अधीनस्थ, कि ये कानून का कितना दुरुपयोग मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। जो दुरुपयोग किया जा रहा है जी। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ में। योगेश जी से जानना चाहेंगे। योगेश जी, जो टीईटी का मसला सामने आया है, आपको लगता है कि अब व्यापम के जो घोटाले हैं वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इतनी कुछ कवायद के बाद में कई लोगों की जानें भी गई हैं, कई लोगों को, जैसा बता रहे हैं संजय जी की, कई लोगों पर जो है मामले भी दर्ज हुए हैं। बहुत बड़ा घोटाला हुआ, प्रदेश के लिए शर्मनाक था, लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस पर लगाम कसने की कोशिश की, उसका नाम बदला। लेकिन आज भी यदि इस मामले में कोई पेपर लीक होता है तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पंकज भाई, मैं आपकी बात से और आदरणीय एडवोकेट जी की बात से सहमत हूँ। और आगे बढ़ाते हुए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था वो व्यापम 1, जिसमें हमने 600 से ज्यादा अबोध छात्रों की न केवल बलि चढ़ाई, अपितु जो योग्य उम्मीदवार थे, चयनित जो उनका होना था, उनका पूरा कैरियर उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया। उसमें
आश्चर्यजनक बात जो निकल कर आई थी जांच के माध्यम से, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के एक शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा जी स्वयं उसमें आरोपित पाए गए थे और 2 साल की उनको कारावास की सजा भी हो। अब उन्होंने, लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने अपने बीच बीच में कई अभिकथन में यह स्वीकार किया था कि अगर मेरी जुबान खुल गई तो भूचाल आ जाएगा मध्य प्रदेश की राजनीति में, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडर उसमें निपट जाएंगे। तात्पर्य यह है पंकज जी कि व्यापम को जिस प्रकार से संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से दिया गया था, उसमें चाहे दुग्ध संघ भर्ती का घोटाला हो या पुलिस आरक्षक भर्ती का घोटाला हो या अन्य जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सब में कहीं ना कहीं घोटाले निकल कर आए और उनके लिंक हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले हुए स्पष्ट हुए हैं। तो क्या जी, उस मामले में कार्रवाई तो हुई, आप जैसे बता रहे हैं, खुद भी आप जानते हैं कि खुद मंत्री को कारावास की सजा हुई, उस पर जो भी आरोपित उन पर जो है आरोप लगाए गए, बाकायदा उन्हें सजा हुई। तो संरक्षण की बात यहाँ पर कैसे आप कर सकते? नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, जैसा कि अभी आदरणीय शुक्ला जी ने बताया कि इस व्यापम में सीबीआई और एसआईटी के माध्यम से कई लोगों के साथ अन्याय हुआ, जो निर्दोष थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई और जो दोषी थे वो आज तक संरक्षित थे। मेरा इशारा किस ओर है वो आप संबंधित मीडिया भली भांति समझ सकते हैं। आपने कहा नाम बदलने से हालात बदल जाएंगे, मैं गारंटी के साथ आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से बोलता हूं कि आप प्रदेश का मुखिया बदल दो, निश्चित रूप से हालात बदल जाएंगे। संजीव वैद जी मौजूद है हमारे साथ। संजीव जी, क्या लगता है कि इतना बड़े सिस्टम पर जब आरोप लगता है, सिस्टम में जो खामियां निकलती हैं उसका खामियाजा जो है वो छात्रों को भुगतना पड़ता है। बड़ी बात तो ये कि ठीक है, ये अपराध हुआ, उसकी सजा उसको मिलती है व्यक्ति को, लेकिन किस तरह से छात्र इस प्रदेश के परेशान हो रहे हैं और जब ये नया घोटाला हुआ है इसका क्या प्रभाव होने वाला है? देखिए, सबसे ज्यादा असर तो छात्रों के ऊपर ही पड़ा है, क्योंकि मैं चूंकि खुद प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं और वो लगातार देखते हैं कि वैकेंसीज आ नहीं रही है। वैकेंसी आती है तो उसकी समय पर एग्जाम नहीं होती है, अगर एग्जाम होती है तो पेपर आउट हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है तो योग्य व्यक्ति बेचारा चयनित होने से वंचित हो जाता है। तो विद्यार्थी जो है इस समय एक मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहा है। मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आदमी विद्यार्थी एक बार उतर जाता है तो फिर दूसरे काम भी नहीं कर पाता है। परिवार का प्रेशर अलग होता है, सोसाइटी का प्रेशर अलग होता है, खुद का प्रेशर अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में बेचारा विद्यार्थी कई बार कुछ गलत कदम भी उठा लेता है। तो एक शिक्षक होने के नाते मैंने महसूस किया कि विद्यार्थी बहुत मानसिक प्रताड़ना के दौर से इस वक्त गुजर रहा है और व्यापम जैसे जो संस्थान है वास्तव में पूरे देश में मतपेश के नाम पर एक कलंक है। मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बंधे हुए एक मवेशी की तरह व्यापम की स्थिति है। आप इसके नाम भी बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवश्यकता इस बात की है कि व्यापम को क्या स्वतंत्र रखा जाए, क्या राज्य सरकार की एक एजेंसी के रूप में रखा जाए। मैं तो यही बोलूंगा कि आप व्यापम से जितनी भर्तियां निकलती हैं आप एमपीपीएससी के थ्रू निकालिए ना। मतपेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, व्यापम का तो कोई संवैधानिक अस्तित्व है ही नहीं, वो तो राज्य सरकार की एक संस्था है और जब तक ये राज्य सरकार के अधीन रहेगी ऐसे घोटाले होते रहेंगे, हमेशा होते रहेंगे। आप इनको राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर निकालिए ताकि मतपेश का विद्यार्थी राहत की सांस ले सके, रोजगार प्राप्त कर सके। बेचारा मानसिक रूप से बहुत परेशान है इस वक्त मतपेश का विद्यार्थी। संजय जी, ये जो टीईटी का पेपर लीक हुआ है खुद मंत्री जी के ही कॉलेज से, इसका क्या दुष्प्रभाव होने वाला है छात्रों के जीवन पर? देखिए, छात्र बहुत परेशान है। छात्र इस बात को समझ चुका है कि व्यापम के माध्यम से उन्हीं की भर्ती होगी जिनकी राजनीतिक अप्रोच है, पॉलिटिकल अप्रोच है, जिनके पास पैसा है, धन है, बाहुबल है, वो चयनित हो जाएंगे। लेकिन मतपेश के हजारों लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत गरीब परिवारों से हैं, बहुत छोटे छोटे परिवारों से, उनके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं होते हैं। वो जैसे तैसे तो बेचारे फॉर्म भरते हैं, फिर उसके उनके पास सेंटर तक जाने के लिए, एग्जाम के दिन पहुंचने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो कितना पैसा खर्च करेगा, कितने फॉर्म भरेगा? समय पर ना तो एग्जाम होती है। मतलब कुल मिलाकर के एक राजनीतिक हस्तक्षेप है व्यापम के मसले पर और प्रतियोगी परीक्षाओं का पॉलिटाइजेशन ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इनकी भर्ती एक स्वतंत्र संवैधानिक आयोगों के माध्यम से होना चाहिए। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? योगेश जी। जी पंकज जी, मेरा निवेदन ये है कि मैं संजीव जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो उन्होंने एक निर्णय लिया था कि हम मध्य प्रदेश की भर्ती सेवा में परीक्षार्थियों से शुल्क नहीं लिया करेंगे।
जी उस निर्णय का शिवराज जी ने क्या हासिल किया है, मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा कि ये शुल्क जमा करवा लेते हैं, परीक्षाएं स्थगित होती हैं, बारंबार स्थगित होती हैं, और वो शुल्क वापस नहीं की जाती परीक्षा। वापस नहीं होता, कभी वापस नहीं कम होता। से कम 4500 करोड़ रुपए की शुल्क राशि अभी तक माननीय शिवराज जी वसूल चुके हैं इन बेरोजगार नवयुवकों से। यह भी बड़ा शर्मनाक कृत्य है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी के कॉलेज से जो ये स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है, और उसको अगर ध्यान आकर्षण हेतु हमारे सम्मानित माननीय के मिश्रा जी ने अगर सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करी, तो फलस्वरूप उनके प्रति FIR करवाई गई। तो ये एक परंपरा डाल रहे माननीय शिवराज जी कि आप विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए उनको वैधानिक कार्यवाहियों के माध्यम से डराना चाहती है ये सरकार। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है, मैं यूपी का अपनी बात प्रमाणित करूंगा। यूपी में अभी हाल ही में बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर लीक आउट हो गया। तो ये जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही है? कांग्रेस के शासन में कभी कोई घटनाएं नहीं हुई। बात ये हो संजय जी, आप जानना चाहेंगे कि अब जिस ढंग से टीईटी का मसला हुआ है सामने, अब किस तरह की कार्रवाई आगे आने वाली है, इसका क्या क्या हश्र होने वाला है, छात्र किस तरह प्रभावित होने वाले हैं, अब इसका क्या परिणाम निकलने वाला है? देखिए, भ्रष्टाचार तो होता ही रहेगा, क्योंकि एक मानवीय प्रकृति है भ्रष्टाचार, तो उसको तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके माध्यम से स्पष्ट रूप से ये संदेश हो जनता को या अधिकारियों को कि अगर कोई भी गलत काम होगा तो जरूर दंड मिलेगा। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक लोगों को ये ऐसा चलेगा कि आज पैसा दीजिए, शॉर्टकट से नौकरी पाइए और सब कुछ होगा। जैसा कि बेचारे जो योग्य लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, अयोग्य लोग अंदर बैठ जाते हैं। उसके बाद यही भ्रष्टाचार की फिर से एक नई परंपरा शुरू होती है। जहां तक कानून का सवाल है, हमारे कानून इतना लचर है कि उसमें आरोपी के बचाव का भी पक्ष है और आरोपी के फंसे जाने का भी पूरा आधार है। लेकिन जो कानून व्यवस्था है या अपने देश के कानून की बात करें तो भ्रष्टाचार के मामले में आज तक मेरे को नहीं लगता कि बहुत बड़ी सजा हुई है। उसमें आजीवन कारावास की एक ऐसी वो देना चाहिए कि अगर आजीवन कारावास होगा ऐसे प्रकरणों में, ऐसे प्रकरण के दोषी लोगों को, तो जरूर कहीं ना कहीं मन में भय पैदा होगा लोगों के कि भ्रष्टाचार ना कर पाए। जी, क्या लगता है आपको इस तरह की कानून, क्योंकि आप तो खुद एडवोकेट हैं, कैसे आखिर इसमें बदलाव होगा? जो आप कह रहे हैं कि आजीवन कारावास सजा होनी चाहिए, तो क्या करना होगा? क्या कानून में बदलाव करना होगा? विधानसभा में मामला उठाना होगा? क्या होगा? भ्रष्टाचार में अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी सजा का प्रावधान नहीं है जिससे ऐसा भय प्राप्त होता हो, क्योंकि हमारी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया ही ऐसी है कि नीचे की कोर्ट से दंड मिलता है और ऊपर की कोर्ट उसमें स्टे करती है दंड को, और वो 10-15 साल चलता है। और वो जो दोषी है वो जमानत पर बाहर रहता है, पूरी जिंदगी एंजॉय करता है, उसके बाद उसको कोई भय नहीं होता, चूंकि पैसा तो वो कमा ही चुका है। जब तक संजीव जी से बात करें, संजीव जी जो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी। संजीव जी, जो संजय जी कह रहे हैं, बात पते की है कि कानून में बदलाव की आवश्यकता है। कानून में बदलाव की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए, कानून में बदलाव की प्रक्रिया तो एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। सदन में, विधानसभा में बिल पेश किया जाए और दोनों सदनों से अनुमति लेकर के उसे जो है एक कानूनी अमली जामा पहनाया जाए, क्योंकि हकीकत है कि भ्रष्टाचार को लेकर के ऐसे कोई कठोर दंड के प्रावधान नहीं है, और कठोर दंड का प्रावधान वही है पार्लियामेंट्री प्रोसेस से गुजरेगा। उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत पेचीदगी भरी प्रक्रिया है, और मुझे लगता नहीं है कि पार्लियामेंट या विधानसभा में बैठे हुए लोग कोई ऐसा कानून लाएंगे जो उनके ही गले की फांस की हड्डी बन जाए। तो मुझे लगता नहीं कि एक आसान प्रक्रिया है। मतलब वही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो जो बांधने वाला है वही अगर दोषी है तो क्यों बांधेगा घंटी? तो ये आसान प्रक्रिया नहीं है। होना चाहिए जी। योगी जी से बात करें, योगी जी क्या हल होना चाहिए? क्या क्या तो इसके परिणाम निकलना चाहिए? क्या किया जाए कि ताकि इस तरह के जो घोटाले हैं वो रुक जाएं? देखिए, घोटालों के ऊपर हमारे संविधान में काफी प्रावधान कड़े किए गए हैं, और उसके हिसाब से समय समय पर कुछ लोगों को कड़ी सजाएं भी हुई है। अरविंद जोशी, टीनू जोशी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत वो IAS अधिकारी थे और उनको न केवल बर्खास्त किया गया, उनकी संपत्ति भी राजसात की गई। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के हालात दूसरे। यहाँ तो गवर्नर स्वयं इन्वॉल्व थे, नरेश यादव जी स्वर्गीय हो गए, नाम लेना उचित नहीं होगा, व्यापम वन में।
तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड जैसा या JEE या PMT टाइप के जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, इस प्रकार की एक निष्पक्ष संस्था का होना बहुत आवश्यक है, मतलब HR मिनिस्ट्री के माध्यम से, और उसमें किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट करने वाले को कम से कम 20 साल की सजा निश्चित रूप से दी जानी चाहिए। निश्चित रूप से इस तरह की शिक्षा जगत में यदि इस ढंग के कारनामे सामने आते हैं, इस ढंग से घोटाले सामने आते हैं, तो शिक्षा के भविष्य पर और छात्रों का जो विश्वास है उस पर एक बड़ा संकट पैदा होता है। और जो आप से बातचीत हुई, और इस बात पर हम लगता है कि बात समाप्त करनी चाहिए कि कहीं कहीं बदलाव की आवश्यकता है, वरना इस तरह के घोटाले चलते रहेंगे और हमारे जो राज्य की शिक्षा नीति है उस पर भी सवाल खड़े होते रहेंगे। बहरहाल आप तीनों से जुड़े हमसे बातचीत की, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। धन्यवाद।